अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और चैप्टर हमारा है 5, यूनिट 5 है और डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस। याद रखना ये बेसिक एक्सरसाइज है, मगर इससे एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में ज़रूर आएगा आपका। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हो तो भाई ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ। ग्रुप की फ़ीस 3000 है पूरे साल के लिए। इसमें आपको गेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे जो कि 80% तक लग जाते हैं। इसके अलावा नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो आपकी अच्छी तैयारी घर बैठे बैठे हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईजी पैसा नंबर आ रहा है, जैश कैश नंबर आ रहा है और व्हाट्सएप नंबर भी वही है। कॉन्टैक्ट कर लो, डिटेल्स ले लो और फिर ऐड हो जाना। ठीक है, या डायरेक्ट ऐड हो सकते हो। तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन 1 और पार्ट 1। ठीक है, आसान है। आपको पता है वेक्टर आप कैसे बनाते हो। ये आपके पास वेक्टर स्पेस है x y z। अब कोई वेक्टर जो है आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, कोई यहाँ पर मौजूद है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, कि उसका कोई x कंपोनेंट होगा, y होगा और उसके पास z होगा। ठीक है, तो इस तरह आप वेक्टर को बनाते हो। अब उस वेक्टर का आप डेरिवेटिव भी ले सकते हो, तो यहीं पर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं पहले ही वेक्टर को, तो इसीलिए अब हम उसके बस डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, तो सोल्यूशन में बस डायरेक्ट लिख लो। अच्छा, सोल्यूशन डायरेक्ट लिखने से पहले एक छोटा सा इधर ना सिंप्लीफाई हो रहा है वो कर लो। आपको पता है ln क्या करता है, पावर को आगे ले आता है, तो 2 ln t हो गया। और यूनिट वेक्टर ज़रूर लगाना क्योंकि इसी से पता चल रहा है हमारे पास कि ये एक वेक्टर आपको दिया हुआ है। सही है, जो क्वांटिटी दी हुई है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ लिख लो डिफरेंशिएट। अच्छा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, अब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो ना, तो यहाँ ये प्राइम शो कर देते हो। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है। चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो ताकि फिर आपको याद रहे कि हाँ मैंने इधर डेरिवेटिव लिया था, जो ये चेंजेस आए किस तरह से आए। अच्छा, अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर टर्म के साथ अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करो। क्यों, उसकी वजह यह है कि आप लोग जो है वो डेरिवेटिव लेना सीख चुके हो। अब आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हो, आपको कोई मसला नहीं होगा। देखो ये 2 आ गया। ln का डेरिवेटिव क्या होता है कि जो भी ln के साथ होता है वो डिवाइड में आ जाता है, और जो ln के साथ होता है वो अलग से भी डेरिवेटिव होता है। तो t है तो t आ गया। सही है, ln के साथ क्या होता है डेरिवेटिव के टाइम पे कि जो भी ln के साथ है वो डिवाइड में आ गया। डिवाइड के साथ आएगा तो 2 से डिवाइड होगा, और ln के साथ जो चीज़ है उसका अलग से डेरिवेटिव हो गया। ये आपकी आई वाली कंपोनेंट हो गई। अच्छा, अब e की पावर 2t, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, आपके पास e एज इट इज़ रहेगा 2t, और जो भी पावर है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। सही। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव आपको पता है 2 जो है वो आगे वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ 1 माइनस हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, के आ जाएगा। सही, अब डेरिवेटिव अप्लाई हो गया है। ये तो फिर भी मैंने खोल दिया है थोड़ा सा, अमूमन डायरेक्ट भी मैं कर सकता था। तो 2t, अब देखो t का डेरिवेटिव देखो, ये भी dt ये भी dt, 1 आएगा, तो ये आ गया आपका i कंपोनेंट। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आगे आ जाए e की पावर 2t। सही, और फिर t से t खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये आ गया आपका 4t, और ये 0 हो गया, और ये k आ गया। अच्छा, यूनिट वेक्टर बहुत ज़रूरी हैं, अगर मिस हो जाएंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कि ये कंपोनेंट कौन सा है। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसको मैच कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना बेटा। ठीक है, चलो अब फिर आगे करते हैं। तो बिल्कुल सही आया है, 2/t आई कॉम्पोनेंट प्लस 2e की पावर 2t जे कॉम्पोनेंट प्लस 4t के कॉम्पोनेंट। ठीक है, चलो बात समझ आ गई ना मेरी। अब आ जाओ, मैं वीडियो रोक देता हूँ, इसका पार्ट 2 उतार देता हूँ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन दिया हुआ है, यानी वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है t प्लस आई कॉम्पोनेंट हो गया t प्लस 1, और प्लस ln t प्लस 2 और j। अच्छा देखो, बात तो आपको समझ में आ रही है कि इसके अंदर आपके पास k कॉम्पोनेंट नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव लेते वक्त कोई मसला नहीं बनेगा आपको। आप जिस तरह से पढ़ते आए हो
उस तरह से डेरिवेटिव ले सकते हो। अच्छा, तो वर्डिंग ज़रूर लिखिएगा, ये बड़ी ही क्रूशल होती है, इससे बात समझ आती है टीचर को भी और हमें भी कि आपने क्या काम किया है। ठीक है, तो इस पर प्राइम लगा दो क्योंकि आपने डेरिवेटिव ले लिया है। अच्छा देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चाहो तो ऐसे लिख लो, एक स्टेप और लिख लो ताकि और अच्छा क्लैरिफाई हो जाए। ये हो गया। देखो देखो इसका डेरिवेटिव देखो, आपको ये तो पता है ना, सब हर टर्म के साथ डेरिवेटिव होगा, तो इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 और ये 0। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखूंगा तो 1 आई आ जाएगा। अब देखो 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ये यूनिट वेक्टर खुद ही 1 होता है, हमें पता है ना। क्योंकि देखो ये 0 ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि 1 अपॉन जो भी इसके साथ है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ln के साथ क्या t+2 और अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा तो t+2 और ये j वेक्टर आ जाएगा। ये i आ गया, ये प्लस आ गया, 1/t+2 हो गया। एक मिनट ज़रा साफ सुथरा काम कर लेते हैं। ये आ गया t+2। अच्छा ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0, तो आंसर यही आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। सही है, ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसको हम ज़रा मैच कर लेते हैं कि हमने काम सही किया या गलत किया। तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही काम किया। अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही होगी कि के क्यों नहीं है। देखो के है मगर 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 है तो चीज़ इस तरह से आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये वेक्टर सिर्फ दो जो है वो एक्सिस में मौजूद है। एक एक्सिस है आपका x जो कि i को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सिस है आपका y। फिज़िक्स में मैं इसे बड़ा डिटेल में ले जा चुका हूँ। अब हम करते हैं अपना पार्ट 3। तो स्टूडेंट अब आपके सामने पेश है या आपकी खिदमत में पेश है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए बहुत आसान है, बस ये चीज़ थोड़ा सा आपको टेंशन देगी, लेकिन मैं हूँ तो टेंशन लेने की क्या बात है, मैं आपको टेंशन फ्री कर देता हूँ। सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट ही लिख लो कि हम किसके रिस्पेक्ट से करने जा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी ही करेंगे हम। सही। अच्छा देखो यहाँ प्राइम ले लो क्योंकि आप डेरिवेट कर रहे हो। अब ज़रा देखो सेक का डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हो, सेक का डेरिवेटिव आपके पास होता है सेक टी और टेन टी। अब x नहीं है तो इसीलिए x नहीं लिखेंगे, t है तो t लिखेंगे। तो जो एंगल आपको दिया हुआ हमें वही एंगल लगाना है। सेक टी आ गया आपके पास प्लस कॉस। अच्छा एक बात याद रखना, ये कॉस पर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एंगल का स्क्वायर है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा अगर आपने जहन में रख ली तो फिर आपके पास कोई मुश्किल नहीं है इसका आंसर निकालना। अच्छा देखो अब इस पर भी डेरिवेटिव लगेगा, इस पर भी, इस पर भी, हर फंक्शन पे हर कंपोनेंट पे अलग अलग डेरिवेटिव आएगा। इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया सेक टी और टेन टी। ठीक है, और आई आपका कंपोनेंट आ गया। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव सुनो, देखो ये कॉस स्क्वायर नहीं है, ये कॉस टी स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल कॉस स्क्वायर इक्वल नहीं होता कॉस टी स्क्वायर के। यहाँ पर आप कॉस का स्क्वायर ले लो, यानी कॉस का स्क्वायर लेकर, यानी जो भी एंगल आएगा कॉस को टी के साथ लेकर, कॉस का एंगल लेकर फिर टी पे स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पर पहले एंगल पे स्क्वायर आ जाएगा फिर कॉस के साथ सॉल्व किया जाएगा। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो इस तरह समझ लो कि आपके पास है कॉस 45, तो इसमें आप क्या करोगे, पहले कॉस 45 लोगे फिर स्क्वायर लोगे। मगर इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में होगा कॉस 45 का स्क्वायर, यानी पहले 45 का स्क्वायर होगा, पहले 45 का स्क्वायर होगा फिर कॉस का स्क्वायर, कॉस के साथ सॉल्व होगा। इस चीज़ को बस याद रखना। अक्सर बच्चे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो गया था कंफ्यूज। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम जस्ट एंगल का डेरिवेटिव ले लेते हैं, मतलब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो कॉस का डेरिवेटिव आपको पता है जस्ट माइनस साइन कर कर आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस साइन और टी। अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव, क्योंकि एंगल टी से बड़ा है मतलब टी स्क्वायर है, तो जस्ट एंगल का अलग से डेरिवेटिव। देखो अगर टी होता तो भी अलग से डेरिवेटिव लेते, लेकिन वो 1 आ जाता है, लेकिन अभी 1 से बड़ा आ रहा है ना तो इसलिए शो करा है। अब इसका डेरिवेटिव बताओ, 2t + 1 + 0 और ये k आ गया। सही, क्लैरिटी है ना।
देखो ये तो कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एज इट इज़ आ गया। ये इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 2t हो जाना है और माइनस प्लस माइनस हो जाना है, साइन टी स्क्वायर हो जाना है प्लस 2t+1 और k। अच्छा देखो एक मिस्टेक हो रही है कि हमारा यूनिट वेक्टर गायब है। अगर यूनिट वेक्टर गायब हो भी जाए तो आपने इन द एंड याद रखना है कि यूनिट वेक्टर्स आएंगे जैसे आई जे के। यही तो मुझे बता रहे हैं कि आई कॉम्पोनेंट क्या है, जे कॉम्पोनेंट क्या है, के कॉम्पोनेंट क्या है। इससे मैं बहुत सारी स्टडीज़ कर सकता हूँ अपनी। चलो मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने काम ठीक किया या गलत किया, आप भी बताना। तो सेक टी 10t(i), बस उन्होंने ब्रैकेट डाला हुआ है कि ये जो यूनिट वेक्टर है दोनों के साथ है, वैसे भी पता चल रही थी बात। अच्छा -2t साइन स्क्वायर टी जे, बिल्कुल ठीक बात हो गई, +2t+1 यानी प्लस ब्रैकेट में 2t+1 और k। बात ठीक हो गई, आपको समझ आ गई माशाल्लाह से। अब क्या करें, आज के लिए यहीं तक रखें। ऐसा तो हमने कभी किया नहीं वैसे आज तक है। तो चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आज इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट सवाल बहुत आसान है, बस आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है और समझने की कोशिश करनी है। देखें आपको कहा हुआ इफ़ एक x है, x बेसिकली एक वेक्टर है, आपको बहुत सारी चीज़ों से पता चल रहा है कि ये वेक्टर है। एक तो आई जे के दिए मैं, इससे पता चल रहा है, ऊपर से उसके ऊपर एरो, उसके ऊपर जो है वो डायरेक्शन बनी हुई है, इससे भी पता चल रहा है, ठीक है। और y भी आपका वेक्टर है, ठीक है। दो वेक्टर्स हो गए, आर वेक्टर फंक्शंस और ये फंक्शंस हैं, यानी t पे डिपेंड कर रहा है। t को चेंज करोगे तो इनमें चेंज आएगा। एंड आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी, अब ये स्केलर है, कैसे पता चल रहा है कि इसके साथ ना आई है ना जे है, तो ये एक स्केलर हो गया, इज़ अ स्केलर फंक्शन, कह भी दिया फंक्शन है। देन फाइंड द फॉलोइंग, आपने फॉलोइंग पता करना है। आपको चार चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ ये दी हुई है, वो कह रहे हैं कि जो आपके पास ये है, देखो क्वेश्चन में ना मैंने गलत नहीं उतारा है, लेकिन क्वेश्चन में ना उन्होंने फंक्शन बनाया नहीं है इसे। जब भी मैंने इसे वेक्टर पढ़ा था पीछे, ये फंक्शन बनेगा, अब सही है, ठीक है। ये फंक्शन बन गया। फंक्शन यानी बेसिकली किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। आप किसी चीज़ की वैल्यू चेंज करोगे तो ये पूरा चेंज होगा, जैसे टी चेंज करोगे तो ये चेंज होगा। अब सही है, तो x आपके पास ये हो गया, y आपके पास ये हो गया। क्या क्या रहे, x और y को माइनस करना, दो वेक्टर्स को माइनस करना और फिर उसका डेरिवेट कर देना। या ऐसे भी कर सकते हो कि पहले डेरिवेट कर लो फिर माइनस। आसान तरीका ये है कि पहले माइनस करा जाए फिर डेरिवेट किया जाए, ठीक है। अब मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट से होगा, वो इन्होंने मेंशन कर दिया कि d/dt के रिस्पेक्ट से होगा, तो मैं d/dt के रिस्पेक्ट से लिख लेता हूँ। अच्छा ये क्या दिया हुआ मुझे, ये दिया हुआ मुझे ब्रैकेट करके लिखिएगा क्योंकि माइनस है, टी आई। अच्छा याद रखिएगा माइनस प्लस में बहुत बेसिक रूल है कि आप सिर्फ आई वाले वेक्टर को आई वाले वेक्टर के साथ माइनस प्लस कर सकते हैं, जे वाले वेक्टर को जे वाले वेक्टर के साथ माइनस प्लस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे में आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये मैंने लिख दिया, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं आगे डेरिवेट कर दूंगा, माइनस हटा देता हूँ, टी प्लस 2t -2ti -3tk। सही है, बात क्लैरिटी में आ गई है। अब डेरिवेट लगा देते हैं। देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, t का डेरिवेटिव यानी 1, तो x तो है, बल्कि एक मिनट, हमसे एक मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक नहीं हो रही है बल्कि एक स्टेप हमारा मिस हो जाता। देखो ये क्या है, ti और ये क्या है 2ti। देखो आई सेम है, कंपोनेंट सेम है, ये भी x कंपोनेंट है, ये भी x कंपोनेंट है, तो दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं, सही है। और साथ ही साथ 2t और t पावर भी सेम है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जस्ट t, समझ में आया, लेकिन माइनस करके, क्यों, प्लस माइनस, साइन माइनस की बढ़ी है तो माइनस आएगा, और आ गया +2tj -3tk। सही है, यहाँ कर लेते हैं बटिया काम। अच्छा अब देखो जे हमारे पास एक और नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखना पड़ गया। इसी तरह के भी नहीं था, आप 2t और 3k को आपस में नहीं कर सकते क्योंकि ये जे है ये के है, अलग अलग है ना, बात क्लियरिटी में। अब इसका ज़रा वेक्टर लोगे तो क्या होगा, आई, मतलब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, आई, क्योंकि t का डेरिवेटिव बन हो जाना है। इसका लोगे तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 2 और j, और इसका लोगे तो 3 और k। ये आपका फाइनल आंसर है। तो now we will match this answer from the glossary. If it is right, so we will write. तो
गलत आया भाई, गलत नहीं आया, सही आया, बस मजाक कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ठीक आया कि माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर। तो बात समझ आई, कितनी आसान बात थी। अब मैं वीडियो रोक नहीं रहा हूँ, चलने देता हूँ, क्योंकि बस थोड़ा सा एक चीज़ है वही लिखनी है, तो उसमें आपका जो है आसानी से हो जाएगा। जहाँ पर बड़ा क्वेश्चन लिखना होता है ना, तो वहाँ मैं आपको पता है रोक देता हूँ वीडियो, आपका टाइम सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब ज़रा बात सुनना, बात क्या सुननी है, ज़रा ये सुनना, ठीक है। थोड़ा सा हमारा पेन साथ नहीं देते हुए। अच्छा, अब आपके पास है x और t डॉट, याद रखना ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, याद रखना ये यूनिट वेक्टर है। दो तरीके से हो सकता है कि पहले आप यूनिट वेक्टर ले लो, उसके बाद डेरिवेट कर दो, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले आप डेरिवेट ले लो फिर यूनिट वेक्टर ले लो। तो दूसरा तरीका मुश्किल है ना, कि पहले हम डेरिवेट करें फिर यूनिट वेक्टर सॉल्व डॉट प्रोडक्ट लें। तो पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं फिर डेरिवेट कर देंगे, आसान हो जाएगा काम, जैसे पहले माइनस में किया था। x बताएं मुझे क्या है, टी आई और प्लस 2tj, ठीक है, और ये डॉट हो गया किसके साथ, 2ti प्लस 3t। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ना याद रखनी पड़ती हैं ताकि काम आसान हो। चाहो तो पहले भी डेरिवेट कर सकते हो, मसला नहीं है, मगर पहले डेरिवेट करोगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको इस पे ना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाए, तो आसान हो जाएगा ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2t² हो जाएगा, ये और ये आपस में सॉल्व होगा ना। तो देखो 2 यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या 1, यहाँ है 2, तो क्या हो गया 2 और t, तो क्या हो गया t², i डॉट आई। याद रखना डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आप सेम वालों को ही करते हो, यानी i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, सही है। अच्छा, अब आ गया 2t, अब यहाँ पर j नहीं है तो क्या आ गया आपका j डॉट ज़ीरो, क्योंकि यहाँ है ही नहीं तो ज़ीरो लिखोगे ना, प्लस 3t 0 डॉट के। अब यहाँ के नहीं है तो इसलिए आपको इस तरह 0 लिखना पड़ा, वैसे तो डायरेक्ट भी 0 लिख सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए उसको मेंशन कर डाला है, d/dt। अच्छा, अब अगर इसे आप डायरेक्ट नहीं करोगे ना तो बहुत लंबा आंसर आएगा, 2t²। अब देखो i डॉट आई 1 के बराबर होता है, पढ़ चुके हो, और ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब अगर डायरेक्ट डेरिवेट कर दो तो आंसर यहीं पे लिख सकते हो। तो आपके पास आ क्या रहा है, बल्कि लाइन इस तरह खींच लो ताकि आपको याद रहे कि आपने काम क्या किया। तो d/dt 2t²। अब ये बहुत सिंपलेस्ट डेरिवेटिव आ गया आपके पास, आइए, ठीक है, आइए, तो ये बहुत सिंपल तरीके से डेरिवेटिव हो गया, 4 हो जाएगा, 2 × 2 4, और t समझ में आया ना कैसे किया मैंने डेरिवेटिव। 2t² का डेरिवेटिव क्या होगा 4t, 2 जो ऊपर पावर में है नीचे आके माइनस हो जाएगा, और 2 के साथ -1 हो जाएगा। तो हमने कर तो लिया। अब देखो इसी काम को ना आप क्या करना, डायरेक्ट नहीं करना, मतलब जिस तरह मैंने करा उस तरह नहीं करो, बल्कि इसको एक वेरिएबल मान लो, इसको दूसरा वेरिएबल, फिर जब सॉल्व करोगे ना देखना आंसर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करने में। अब उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि आपने पहले जो है ना डेरिवेटिव लेना फिर फंक्शन सॉल्व करना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया उन्होंने ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया ताकि हमारा आसान हो जाएगा। सही, आंसर सेम आएगा दोनों सिचुएशन में, तो बिल्कुल सही आ रहा है 40, ठीक है। अगर वो ये कहते हैं ना कि पहले आप डेरिवेटिव लो फिर डॉट प्रोडक्ट लेना, तो फिर उस सिचुएशन में ना मैं यही करता। आप सवाल अगर फिर से पढ़ो तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया कि इफ़ x कहा हुआ है, y कहा हुआ है, एंड आर वेक्टर फंक्शंस एंड इज अ स्केलर फंक्शन देन फाइंड, बस और कुछ कहा नहीं है। अगर मैं सवाल देखूं तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, चलो। अच्छा, अब अभी फिर वीडियो नहीं रोक रहा, उसकी वजह ये है कि आसान है, बल्कि नेक्स्ट में तो बस थोड़ा सा ही चेंजेस है। अब देखो आपको ना इस चीज़ को दिमाग में रखना है, अब ये चीज़ आपके प्रैक्टिस से ही दिमाग में आएगी कि देखो पीछे आपको उन्होंने डॉट कहा हुआ था, यहाँ पर क्रॉस कहा हुआ है। वेक्टर में आपको पता है ना, क्रॉस और डॉट इनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ भी मैं नहीं कह सकता कि सिमिलरिटीज़ हैं, यानी दोनों में वेक्टर तो यूज़ हो रहे होंगे, मगर इनके आंसर्स में फ़र्क है,
डायरेक्शंस में फ़र्क, बहुत सारा फ़र्क आता है, ठीक है। तो अभी मैं कॉस और डॉट प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, कि आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ भी करता है, एसोसिएटिव क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ भी नहीं करता। तो ये याद रखना कि यहाँ इन्होंने डॉट नहीं कहा है, क्रॉस का है, तो सॉल्व करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, सही है। तो बात वही करते हैं जो पहले करते आए हैं कि d/dt। एक्स क्या दिया है भाइयों को, वैसे तो मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि इसको भी नहीं मिटाता, उसी में चेंजेस कर देता जवाब में, लेकिन अच्छा चलो मिटा दिया, आपको समझ आ जाएगा। तो y क्या दिया हुआ है 2t + 3t सही है। यहाँ तक तो बात क्लैरिटी में है, कोई ऐसी बात कोई जो बुरी लगी हो, समझ नहीं आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो क्रॉस लेना है, डॉट और क्रॉस को सॉल्व करने की टेक्निक अलग है। आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे i j k, और फिर ऐसे लिख लेना कि जो आपको ये दिया हुआ ये लिख लेना t और 2t और 0 और 2t 0 और 3t, ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, जैसा आपको बेहतर लगे, जैसा आपकी आसानी हो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस तरह से सॉल्व कर लूँ, पीछे मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था, आपको याद होगा। यहाँ मैं इस तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ, क्रॉस लेना आता है ना, डिटर्मिनेंट बना के लेते हैं, मैट्रिक्स बना के लेते हैं। तो आई, ये बेसिकली ना डिटर्मिनेंट लेना है ना इसका, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाना होगा, आई जे के। अब देखो होता क्या है, यहाँ एक्स वाली वैल्यूज़, यहाँ वाई वाली वैल्यूज़। एक्स क्या है टी, और याद रखना आई वाली वैल्यू आई के नीचे आएगी, ठीक है। और जे क्या है 2t, देखो जे की वैल्यू जे के नीचे लिख दी, 0, के नहीं है ना तो 0। अब ये वाले मैट्रिक्स पे आ जाओ, मतलब ये वाले हिस्से पे आ जाओ, तो 2t आई था, यूनिट वेक्टर लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जे नहीं है, के है, सही। चलो इसको यहाँ से, तरीका एक और भी था सॉल्व करने का, लेकिन मैंने कहा जो बेहतर अच्छा तरीका उसी को लेकर चलूँगा, ताकि आपके लिए ना अंडरस्टैंडिंग भी हो और समझना भी हो। अब डिटर्मिनेंट लेना आता है हमें, कि हम क्या करेंगे, पहली रो और पहले कॉलम को स्किप करेंगे, पहली रो हट छुपा दी, पहला कॉलम छुपा दिया। अब क्या बचा आपके पास, पहली रो पहला कॉलम छुपाने के बाद 2t 3t और 0 0, 2t 0 और 0 3t। अच्छा फॉर्मेट सही होना चाहिए, फॉर्मेट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा माइनस जे, माइनस फॉर्मूले दिए सारे। अच्छा पहली रो हटा दो, दूसरा कॉलम हटा दो, तो ये पहली रो हटा दी और ये कॉलम हटा दो, तो क्या बच गया t2t और 0 t2t 0 3t। बेसिकली डिटर्मिनेंट वगैरह ना ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होने वाली चीज़ है। आप अभी फर्दर स्टडी करोगे तो और अच्छी समझ में आएगी बात। टी 2t 2t और 0, ठीक है ये आपका आ गया। अभी बस मैं जस्ट ना डेरिवेटिव को भी मैंने स्किप किया हुआ है, जस्ट मैं अभी इंटरनल पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये मेरा आ गया। अब डेरिवेटिव भी लगा देता हूँ, ताकि अब हमारा आंसर बहुत करीब करीब जा रहा है ना। तो ये आ गया, देखो 2t आपस 2t 3t आपस में मल्टीप्लाई होकर बनाएगा 6t। ये तो 0 है, 0 है तो इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आई लिख दो, सही। आई का काम हो गया। अब जे की बात करते हैं। देखो t, अच्छा 1 मिनट, और ये स्क्वायर दिया होगा, सही है। देखो ना 2 × 3 6 हो गया, और t से t मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, बेसिक सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। t से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3t², और 2t 0 से मल्टीप्लाई होकर बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा यहाँ देखो ये 0 हो गया, t 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, प्लस के t 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, और 4t² हो गया। अच्छा लेकिन एक बात ज़रा ये चीज़ समझो, देखो पहले तो ये हो रहा था कि हमारे पास सब आगे वाली चीज़ें आ रही थी ना, मगर होता क्या है आई a माइनस बी है ना, तो a आ रहा था तो b माइनस में जो भी हो 0 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मगर यहाँ क्या होगा कि t 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। आप चाहो तो यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हो, 2t 3t लिख लिया, फिर -0 लिख सकते हो, ताकि समझ में आए कि कैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं। फिर आ गया -4t², ठीक है ये आपका फाइनल है, मतलब अभी आंसर आगे चलेगा। देखो
अब आंसर बच जाए, सिंप्लीफाई कर लो, 6t और ये आ गया माइनस 3t² और ये j आ गया, ये ज़रूर लगा लेना, हाइट ज़रूर लगा लेना, -4t² और ये k आ गया। अब डेरिवेटिव ले लो, तो डेरिवेटिव लोगे t के रिस्पेक्ट से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मेंशन है। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से तो 12t और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो t रह जाएगा। यहाँ हो गया 6t और ये j आ गया, यहाँ आ गया 8t और ये k आ गया। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू मी। और मेरी बात को वेरीफाई करेगी बुक में मौजूद ग्लॉसरी, और ग्लॉसरी कह रही है कि माशाल्लाह से आपने सही आंसर निकाला है फैज़ भाई। तो 12t आई यूनिट वेक्टर, -6t j यूनिट वेक्टर, -8t k यूनिट वेक्टर। देखो जब आप मैथ को फील लोगे ना, मैथ को समझ के पढ़ोगे, देखो सोचने वाली बात है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, आधा एक घंटा किसी का सोल्यूशन निकालता हूँ, खासतौर पे अपनी यूनिवर्सिटी की मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, जो कि हम ग्रीन्स फंक्शन बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आधा एक घंटा लग जाता है सोल्यूशन निकालने में। लेकिन जब सोल्यूशन ठीक आ जाता है तो एक खुशी आ जाती है चेहरे पे। अब वो खुशी क्या होती है कि मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कहा करके दिखाऊंगा, मैं कर लिया, खुशी मिल गई। अब आप भी अपने आप को चैलेंज तो दो ना, मैं खुद करूँगा इसे 2 बार और दोनों बार ठीक आएगा, अगर एक बार गलत आ जाए तो फिर 2 बार करना, ठीक है। चलो बस अपने आप को चैलेंज दो कि आप कर सकते हो, अंडर एस्टिमेट ना करो। जब मुझे आप पे भरोसा है कि आप कर सकते हो कोई काम, तो फिर आपको तो अपने ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। चलो मोटिवेशन आज के लिए बहुत हो गई, इतनी रखते हैं, वरना फिर कमेंट सेक्शन में आपको पता है क्या होता है। चलो अच्छा, तो ये आ गया आपका d/dt। अब बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो उन्होंने स्केलर क्वांटिटी आपको दी हुई थी, अब वो मल्टीप्लाई होने जा रही है आपके पास आपकी वेक्टर क्वांटिटी के साथ। और याद रखना है, स्केलर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है वेक्टर के साथ, और हमने पीछे पढ़ा भी था इस चीज़ को कि स्केलर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है वेक्टर के साथ, ठीक है। बाद में फिर आप डेरिवेट कर लेना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा इस बात पे। अब देखो ये क्या चीज़ है, 3t, क्योंकि देखो स्केलर के साथ i j के नहीं है ना, तो वो सिंपल मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ये भी वेक्टर होता तो फिर मल्टीप्लाई इस तरह नहीं होता, फिर कंडीशन लग जाती। अब ज़रा मुझे बच्चे बताएंगे क्या होगा, 3t² और फिर i यूनिट वेक्टर प्लस 6t और j यूनिट वेक्टर, सही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा एक गलती हो गई है, ये भी स्क्वायर होगा, बाकी सही है। 3t² 6t² j। अच्छा डेरिवेटिव वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा अब आपको पता है दोनों पे अप्लाई होना है, तो 6t आई यूनिट वेक्टर प्लस 12t j यूनिट वेक्टर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसी बात पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो कर सकते हो कर लो। 6t आई प्लस 12t j, बात अच्छी हो गई, बात समझ आ गई। अब आसान आसान से सवालात करते हैं और कंडीशनें समझते हैं और अपने नंबर पूरे करते हैं। तो स्टूडेंट बहुत आसान सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल और बहुत ही मज़ेदार सवाल, आसान सवाल, ठीक है। सिंपल बात करते हैं, आसान सवाल। देखो भाई, आर यूजुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस। आपकी बात करें तो रेडियस, लेकिन क्या रेडियस डिस्टेंस नहीं होता या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता? डिस्प्लेसमेंट होता है ना रेडियस, डिस्प्लेसमेंट, ये बात हम जानते हैं। अगर मैं रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट से चेक कर लूँ तो क्या बन जाता है, इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। मगर अगर मैं डेरिवेट कर दूँ तो स्मॉल चेंज निकल आता है। तो बात समझ में आई, ये दिया हुआ है आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी तक इसको बात नहीं करी कि ये क्या दिया हुआ है, बस मुझे पता है ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट से ले लूँगा तो ये मेरा वेलोसिटी बन जाएगी, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं। अ पार्टिकल मूव्स, आपका एक पार्टिकल मूव करता है, सो डैट इस पोजीशन, उसकी पोजीशन है। पोजीशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आप कराची से निकले थे, आपकी पोजीशन अभी लाहौर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ ना, आपका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना, कि आप अभी कितना दूर है कराची से। पोजीशन हमें ये भी बता देती है। अब ये फंक्शन फॉर्म में दी हुई है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, देखो ये जो चीज़ गिवन है टाइम दी हुई है, टाइम। अब वो कह रहे हैं राइट एक्सप्रेशन फॉर इट्स,
पहले वेलोसिटी निकाल लेना, फिर दूसरे केस में एक्सेलरेशन निकाल लेना। तो एज वी नो डैट हम क्या जानते हैं कि वेलोसिटी जो है हमारे पास dr/dt होती है। तो यानी जो मुझे पोजीशन दिया हुआ है मुझे उसे डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट, तो इससे मेरी वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t। बात क्लैरिटी में है? जी सर, बात क्लैरिटी में। ये भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, ताकि अगर आपको बुक में कहीं भी ये दोनों में से कुछ भी मिल जाए लिखा हुआ तो आप लोग घबराओ नहीं कि सर ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो बात समझ आ गई है। तो अब ज़रा डेरिवेट भी कर दो जल्दी से इसे। ये आर है, ठीक है, वी नहीं है, ये आर है, थोड़ा सा शायद। अच्छा देखो, यहाँ पर 1 मौजूद है। देखो आई तो आपके पास जस्ट आ रहा है, आई डेरिवेटिव पे फ़र्क नहीं डाला, आपने देखा होगा पीछे कोई फ़र्क नहीं डाला। यहाँ पे 1 मौजूद है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो 0 आई हो गया, इसको हटा देंगे अभी। देखो 4t, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा करके लिखो तो ऐसे हो जाएगा, वरना अगर थोड़ा शॉर्ट कर देगा तो जस्ट आ जाता है। t का डेरिवेटिव क्या होता है? जस्ट 1। अब ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, उसके बाद फिर हम अपना एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन ये हो गया 8t और ये j हो गया और प्लस k आ गया। ये आपकी वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है, यहाँ तक आपकी वेलोसिटी आ चुकी है। जी बिल्कुल, वेलोसिटी आपकी आ चुकी है और बिल्कुल ठीक आई है। 8tj प्लस k। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या पढ़ाई थी मैंने आपको? एक्सेलरेशन, आपके टीचरों ने आपको एक्सेलरेशन क्या पढ़ाई है? वेलोसिटी का डेरिवेटिव, है ना, या वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं इसे डेरिवेटिव की तरह लिख लूँ तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगी। यानी अगर वेलोसिटी का मैं अगेन डेरिवेटिव ले लेता हूँ या पोजीशन का डबल डेरिवेटिव ले लेता हूँ तो वो एक्सेलरेशन होगा। बात क्लैरिटी में है? तो अगेन लिख लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट से ही होगा क्योंकि देखो टी आ रहा है ना, टी आ रहा है। तो देखो dv/dt, ये तो ठीक बात हो गई, मगर यहाँ पे दोबारा dv/dt आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पीछे हम पढ़ भी चुके हैं बहुत बार, इधर भी आ जाएगा इसी तरह से। चलो देखो मेरी बात सुनो, ये हो गया d। देखो हमें पता है dv/dt एक्सेलरेशन के बराबर है, dv और dt। अच्छा यूनिट वेक्टर जरूर लगा लो, यूनिट वेक्टर जरूर लगा लो, यूनिट वेक्टर जरूर लगा लो। ठीक, वेक्टर है तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए एरो हेड लग रहा है। ठीक है, तो ये डी ओ के स्क्वायर हो गया और ये ऐसे आ गया और डी टी का स्क्वायर आ गया। अच्छा देखो इसका क्या होगा डेरिवेटिव? जस्ट 8j, ये 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान ये एक्सेलरेशन है। अब देखो मैंने तीनों तरीके से लिख दिया कि एक्सेलरेशन ए होती है या एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है टाइम के रिस्पेक्ट से, या एक्सेलरेशन जो है वो डबल डेरिवेटिव होता है पोजीशन का, जो कि आंसर में आपके इस तरह रिप्रेजेंट हो गया है और बिल्कुल ठीक भी आ गया है। इसी बात पे सब्सक्राइब तो बनता है, कर लिया करो आप लोग सब्सक्राइब, इसलिए कह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जितने टाइम से देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं होता करते, तो आप लोग कर लिया करें। उसकी वजह ये है कि देखें मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मैं आप लोगों को तालीम पहुँचा रहा हूँ, तालीम दे रहा हूँ। कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो आगे जाके आपको नुकसान पहुँचाए, या कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो मुझे नुकसान पहुँचाए। ऐसा होता है ना कभी कभार दूसरे को नुकसान होता है, आपका फ़ायदा हो जाता है ना, लेकिन मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, आपको पता होगा, पहले तो मैं हर वीडियो में बोल दिया करता था। अब मुझे पता है आप लोग कर लेते हैं, मगर वो बच्चे जो नहीं कर रहे होते ना उनकी बात कर रहा हूँ। शेयर तो ज़रूर करा करें, शेयर तो मस्ट है। दोस्तों में भेज दें, बोलें इनको सब्सक्राइब कर लें, वो कर लेंगे सब्सक्राइब। चलो करते हैं अपना सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक, 4 करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या बात हो गई, ये तो हमने क्वेश्चन उतारा ही नहीं। तो भाई क्वेश्चन जो है मैं आपको कॉपी से समझा देता हूँ। उसकी वजह ये है कि
मतलब बुक से समझा देता हूँ, क्योंकि फिर लिखने में ना काफ़ी जगह यूज़ हो जाती है। आसान है क्वेश्चन, इसलिए बुक से समझा रहा हूँ। देखो भाई, ज़रा मेरी बात सुनना और समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो, कह रहे हैं द पाथ ऑफ अ पार्टिकल। आपके पास एक पार्टिकल है, समझो एक पार्टिकल है जो कहीं मूव कर रहा है, ठीक है, उसके पाथ की बात हो रही है। इज़ गिवन फॉर टाइम। अच्छा, वो आपको गिवन है, मतलब आपको एक इक्वेशंस गिवन है, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन याद रखना, ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स अलग दिया हुआ होता है, वाई अलग दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, आपको बात पता है कि आपका जो वेक्टर है जो कि टी पे डिपेंड कर रहा है, वो कैसे बनेगा, एक्स से मिलके बनेगा और वाई से मिलके बनेगा ना। लेकिन पैरामेट्रिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू अलग दे दी जाती है, वाई की वैल्यू अलग दे दी जाती है, यानी एक्स की इक्वेशन अलग दे दी जाती है, वाई की इक्वेशन अलग दे दी जाती है। देखो, ये एक्स की इक्वेशन, ये वाई की, दोनों को आपस में ऐड करोगे तो बेसिकली ये आपके पास पैरामेट्रिक बनेगा। सही है, ये पैरामेट्रिक बनेगा। और हाँ, एक बात याद रखना, एक्स मतलब मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, एक्स मतलब क्या होता है, आई कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट यानी आई यूनिट वेक्टर, और वाई क्या होता है, जे कॉम्पोनेंट। ये ज़रूर लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पता करो। अब आपको पोजीशन पता है, तो पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड करोगे, वेलोसिटी आ जाएगी, अगेन डिवाइड करोगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब जो एक्सेलरेशन आए और जो वेलोसिटी आए, उसके अंदर आपने टी की वैल्यू 5 रखकर आंसर निकाल लेना है। सही है, बात समझ आ गई। चलो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना जो मैंने लिखवाया है आपको, कि आपके पास दो पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी एक्स और वाई मिलेंगे तो क्या बनेगा, आर बनेगा। आर यही होता है ना, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट। अच्छा, एक्स क्या दिया हुआ है आपको, एक्स आपको इन्होंने दिया हुआ है टी का स्क्वायर माइनस 3t, और वाई क्या दिया हुआ है इन्होंने आपको 2/3 t का स्क्वायर। बस यही चीज़ थी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपने पता लगानी है वेलोसिटी, आपने पता लगानी है एक्सेलरेशन, और t इक्वल टू 5 रखिएगा जब वेलोसिटी निकल जाए। अच्छा, हमें पता है हमारा पोजीशन वेक्टर किससे मिलके बनता है, x प्लस वाई, और x जो है वो हमारे पास i कंपोनेंट होता है और y जो है हमारे पास j कंपोनेंट होता है। अच्छा, तो मैं x लिख देता हूँ, x मेरे पास क्या है, t का स्क्वायर माइनस 3t और i, ठीक है, प्लस, और y क्या है मेरे पास 3t और ये हो गया मेरे पास j। सही है। अच्छा, अब ज़रा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई थिंक इसके ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर है या क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, वरना तो आंसर ही गलत आ जाएगा ना। अच्छा, अब देखो मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या बनेगा, डी आर डी टी इक्वल टू वेलोसिटी। ये भी लिख लेना ताकि पता चल जाए फंक्शन था हमारे पास, ठीक है। तो v वेलोसिटी भी वेक्टर है ना, इसलिए ऐसे लगा रहा हूँ, dt। अब इसका हो गया डेरिवेटिव और वो भी टाइम के रिस्पेक्ट से, तो t का स्क्वायर माइनस 3t i प्लस 2/3 t क्यूब और ये j। ठीक है भाइयों, हो गई बात। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, जल्दी से रुकते नहीं हैं यहाँ। देखो, अब अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा टी स्क्वायर का तो क्या बनेगा 2t। अब अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा इसका तो क्या बनेगा 3t, और मतलब 3 बन जाएगा, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर आ गया i और ये आ गया प्लस 2/3। अब इसका भी डेरिवेटिव लूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, ऐसे कर लो, और उसमें से एक कम हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया,
तो ये आ गया आपका डी आर और डी टी, ये हो गया आपका 3t माइनस टी, 2t है बल्कि 2t माइनस 3 और ये 2t स्क्वायर और 6। अब ज़रा मुझे बताओ t रखने का क्या कहा था, t रखने का 5 कहा था, तो एट t इक्वल टू 5। तो अब जस्ट वेलोसिटी लिख रहा हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ दोनों को ही लिखता हूँ ताकि आपकी ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, समझ अच्छा आ जाएगा। अच्छा, तो जब मैं इधर रखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3, सही है, 2 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह मैंने 5 रख दिया और ये आपका ये लेके सही है। फाइव का स्क्वायर और j, तो ये हो गया 10 में से मैंने 1 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7, ठीक है, और प्लस 25 और ये 50 हो जाएगा। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। अच्छा देखो, अब ये आपके पास आई और जे की फॉर्म में आ रहा है आंसर, ऐसा नहीं है। आपको याद है आई और जे हमें जब कहा जाता था मैग्नीट्यूड निकालने का, तो हम क्या करते थे, हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते थे, हम जो है वो इसको ऐसे ले लिया करते थे ना, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये x है ये y है, पीछे भी तो देखो यही है ना, x की जगह ये पुट किया था, y की जगह ये पुट किया था, तो v। अब इसके बाद फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसको याद रखना, इससे भी एक्सेलरेशन निकलेगी। तो 7 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो इसको मज़ीद जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। नंबर तो काफ़ी बड़ा आ जाएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर है और प्लस 50 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2549। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट भी ले लो, चेक कर लो कि ये स्क्वायर रूट हो रहा है। 2549, एक मिनट, 2549 नहीं 50 के करीब आ रहा है, ऐसे ही छोड़ दो, यही आंसर है, ठीक है। ये आपका था वेलोसिटी। चेक करते हैं कि हमने वेलोसिटी ठीक निकाली है या नहीं निकाली है। अगर ये ठीक किया होगा ना तो फिर तो ये ठीक आया ही होगा, सही है। तो कहाँ पर है, हाँ ये रही, सही है, बिल्कुल सही है, 2549 बिल्कुल सही है। अब इसी के बाद एक्सेलरेशन पे बात करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन भी निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ आप नीचे से काम करना, ठीक है, ये तो मैंने मिटा दिया लेकिन आप नीचे से काम करना। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, फॉर ए एक्सेलरेशन के लिए डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, मगर डबल डेरिवेटिव किसका करोगे, इसका। देखो आपको तो टी चाहिए ना, तो इसलिए डबल डेरिवेटिव इसका होगा। तो v डी वी, बल्कि एक्सेलरेशन है तो a लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू, अब ये नहीं लिख रहा मैं, एक्सेलरेशन भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर भी ये आ जाएगा, और ये भी आपका टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डी टी थोड़ा सा वो करीब करीब हो गया, लेकिन आई होप समझ में आ रहा हो। एक्सेलरेशन है पे टी है और पे डी वी डी टी है और ये है, तो डी अपॉन डी टी, ये नहीं लिख रहा, आपको पता है ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो 2t माइनस 3 और ये आई हो गया प्लस 2t स्क्वायर, और ये अगर इसको लिया ना, इसको लेके सॉल्व किया तो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो t है ही नहीं, तो इसलिए इसको लेके सॉल्व करना है हमने, इसको लेके सॉल्व करना है। अच्छा देखो, अब इसका क्या डेरिवेटिव होगा, 2, ये ज़ीरो हो गया तो जस्ट आई इसके साथ आ गया, क्योंकि देखो उसके साथ टी नहीं है ना तो ज़ीरो हो जाएगा, इसके साथ सिर्फ टी था तो 1 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा और टी हो जाएगा। अब आपने क्या पुट करना है, एट टी इक्वल टू 5। अब जगह की बिल्कुल कमी है तो मैं ऊपर से काम कर रहा हूँ,
ठीक है, आप ऊपर से लिखना है इसके नीचे से। अच्छा मुझे ज़रा बताओ कि आपका क्या आ जाएगा। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये लिख लो एक्सेलरेशन 2। अब इसके साथ तो था ही नहीं आपके पास टी, इसके साथ है तो ये क्या हो गया 20, सॉरी 20। अच्छा अब देखो इसके साथ भी वही कर सकते हो ना जो पीछे किया आपने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। टू का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 20 का स्क्वायर हो गया आपके पास 200, तो 204 आएगा आंसर। नहीं 20 का स्क्वायर 400 होता बल्कि, हाँ तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20 का स्क्वायर, दोनों को आपस में ऐड करोगे तो ये फाइनल है। ठीक है, पीछे वाला भी सही है, ये भी सही है, तो बस इसको याद रखना, ये आपका आंसर था फाइनल। सही है, बस ये चीज़ अगर आपको याद है ना तो फिर तो मसले वाली बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि मुझे जगह चाहिए थी, वरना जगह नहीं होती तो सारा आंसर एक जगह आता नहीं है तो मज़ा नहीं आता, फिर ऐसा लगता है कि शायद बात सही करी नहीं है, मैंने सही समझाया नहीं, तो इसलिए एक ही जगह पे लिखने के लिए मैंने इस तरह का करा। चलो अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अगेन मुझे जगह की नीड होगी तो मैं इधर ही समझा देता हूँ, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। सही है, अच्छा देखो कहते क्या हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व। आपका पार्टिकल है, देखो ये पार्टिकल है, नज़र आ रहा है ना, एक कर्व पे मूव कर रहा है। थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस डाल देता हूँ। ठीक है, देखो एक पार्टिकल एक कर्व पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये आपको एक इक्वेशन दे दी कि एक्स एक्सिस में क्या कितना मूव कर रहा है या कैसे मूव कर रहा है, उसके लिए ये दे दिया। तो आपके पास क्या आ गई, x इज़ इक्वल टू 2t स्क्वायर। ठीक है, और y पे क्या मूव कर रहा है, y इक्वल टू 4t, आसान है। ठीक है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। आपको पहले वेलोसिटी पता करनी है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी यानी पहले वेलोसिटी पता करना, फिर एक्सेलरेशन, फिर कंपोनेंट पता करना है। अच्छा एक और चीज़ गिवन है कि आपके पास टाइम जो है ना, आपको पहले वेलोसिटी पता करनी है, फिर एक्सेलरेशन पता करनी है। अच्छा आपको एक और चीज़ गिवन है कि आपके पास t इक्वल टू 2 रख के पता करना है, यानी 2 यानी जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है या 2 मिनट है तो फिर वो पार्टिकल कहाँ है। अच्छा डायरेक्शन, ये आपका इसके रिस्पेक्ट से आपने कंपोनेंट पता करना है। अब कंपोनेंट पता करने के लिए क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूंगा, आप पढ़ चुके हो अच्छी तरीके से कि आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है। अच्छा देखो वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका पोजीशन वेक्टर, जो कि आपका पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, जो कि सम होता है एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का। तो व्हाट इज योर एक्स कंपोनेंट, 2t स्क्वायर और i, व्हाट इज योर वाई कंपोनेंट 4t और j। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट। अब मैं बहुत ज़्यादा खोल के नहीं लिखूंगा क्योंकि हम इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि तो कुछ हमें शॉर्ट भी तो करना है ना, तो हमें पता है ये चीज़ किसके बराबर है, डी आर और डी टी जस्ट इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो 2t स्क्वायर आई का यूनिट वेक्टर प्लस 4t j। बात सुनो, ये हो गया 4t है ना, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 4t होगा, पीछे भी लिया था याद होगा, सबसे पहला सवाल शायद यही था, और इसका डेरिवेटिव जस्ट 4 हो गया। वेलोसिटी आ गई, मगर एट t इक्वल टू 2 पे पता कर लो वेलोसिटी क्या है, एट t इक्वल टू 2, तो जब t की वैल्यू हमने 2 रखी j आएगा, तो 2 ये हो गया, तो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी 2 सेकंड, जब टाइम 2 है तो ये हो गई आपके पास 8, ये इसका वेक्टर आ गया 4j। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अच्छा अब इसका मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि यानी वैल्यू क्या आ रही है ये भी तो पता चले, रिजल्टेंट क्या आ रहा है। आई होप आपको पता हो कि रिजल्टेंट इसमें कैसे निकलता है। तो देखो ये क्या हो गया आपके पास,
8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास देखते हैं क्या देता है। 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट कर लेते हैं 8 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4√5। ये आपकी थी वेलोसिटी, ये आपकी थी वेलोसिटी, और जो कि आई थिंक बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, अब निकालते हैं हम अपनी एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी तो ठीक आई है, मैंने चेक कर लिया है, पीछे से वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं फॉर एक्सेलरेशन। अब डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते ना एक्सेलरेशन, आपको क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो टी कहाँ तक आया है, यहाँ तक आया ना, तो इधर इसका जो है वो आप डेरिवेटिव लो। तो डी वी टी वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है, ये वी है, ठीक है। और डी टी इक्वल टू ए, टाइम डिपेंडेंट है। अच्छा, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, पहले लिख देता हूँ मैं ताकि आपके नज़र में आ जाए चीज़। 4t प्लस 4k, इसके कंपोनेंट भी निकालना है अभी। तो a आ गया आपका, इसका क्या होगा डेरिवेटिव 4, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या निकालोगे, तो खुद ही मैग्नीट्यूड निकल गया, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्ट आ गई, ये 4 है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है आपकी। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहो तो निकाल भी लो, अगर निकालोगे भी तो फिर भी आपके पास 4 का स्क्वायर रूट बनेगा। चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही हो। तो क्या बनेगा, नीचे निकालना पड़ेगा, यहाँ और काम कर लेंगे। देखो इसका क्या बनेगा आपके पास, अगर इसका आप मैग्नीट्यूड लो तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्सेलरेशन क्या आ रही है आपकी, जो कि टाइम डिपेंडेंट है 4। अगर आप t की वैल्यू 2 भी पुट कर दो ना, एट t इक्वल टू 2, तो भी वो 4 ही रहना है। सही है, बात समझ आई मेरी। कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट भी करेंगे ना भाई, हम बड़े लेवल पे आ गए ना, लेवल आपको पता है सबके पढ़ेंगे, बस बढ़ेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। चलो ये काम हो गया ना हमारा। अब आ जाओ ज़रा कॉम्पोनेंट निकालने की तरफ। हाँ, कॉम्पोनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा v डॉट बी डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। v का मैग्नीट्यूड तो आपके पास हैगा, ये रहा v का मैग्नीट्यूड, है ना। ठीक है, देखो मैंने v2 लिखा हुआ, मसला नहीं है, ये v ही है आपके पास, उसको आपको पता है। b आपके पास क्या है, दिस इज़ अवर b। अगर मैं इसको थोड़ा सा करीब करीब कर दूँ, 2i प्लस j, मगर मज़े की बात है वो b का मैग्नीट्यूड भी कह रहे हैं, तो b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसे निकालते हैं, x क्या है, यानी i जो है वो आपके पास x होता है, और j जो है वो आपके पास y होता है। तो b का मैग्नीट्यूड नथिंग, जस्ट 5 आ रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर और फिर 5। अच्छा, अब देखो a क्या था आपके पास, v क्या था आपके पास। अच्छा, यहाँ v का मैग्नीट्यूड पुट नहीं करना, ये तो मैग्नीट्यूड है, हमें यहाँ पे v ये वाला पुट करना है, क्योंकि डॉट हो रहा है ना फिर उसका। तो v डॉट b और b का मैग्नीट्यूड। अब आ जाओ इधर, b क्या दिया हुआ है, 4ti प्लस 4j। ठीक है, डॉट b क्या है 3, सॉरी मुश्किल तो नहीं हो रहा समझने में, अगर मुश्किल हो रही है समझने में डायरेक्ट में, तो फिर मुझे बता देना, अगली बार मैं इतना डायरेक्ट नहीं जाऊँगा चीज़ों को। वैसे मैं अभी भी कोई ज़्यादा डायरेक्ट नहीं गया हूँ, जस्ट 1-2 चीज़ें आपको मैंने डायरेक्ट बोली हैं। और हाँ, यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड पुट नहीं हो रहा, वेक्टर पुट हो रहा है। मैग्नीट्यूड होता तो इस तरह लिखा होता, शायद मैंने पीछे से मैग्नीट्यूड बोल दिया था, तो इसको समझ लेना थोड़ा सा। और वैसे भी आपको नज़र भी आ रहा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपको नज़र भी आ रहा है कि ये v का मैग्नीट्यूड नहीं है, v है जस्ट, यानी वेक्टर है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। देखो 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 मिनट, हाँ 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हो गया, t इधर नहीं है उधर नहीं है, तो t रहेगा, i डॉट i आ गया, प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, j डॉट j आ गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। v डॉट b ये कितना हो गया
8t प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। सही है। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना है, तो मैं ऊपर वाली चीज़ मिटा रहा हूँ, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी मुझे चाहिए, तो मैं एक्सेलरेशन नहीं मिटा रहा क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। आप ऊपर से काम कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब देखो मुझे टाइम क्या दिया हुआ था, t=2, तो मैं टाइम भी पुट करूँगा यहाँ पे, इसको थोड़ा और सॉल्व करूँगा। तो ये हो गया 2 + 4। अच्छा, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, आपको समझ में आ रही है ना बात। फाइनल आंसर आ गया, इधर लिख देता है v.b 16 में 4 ऐड किया तो 20 स्क्वायर रूट 5 आंसर है। अगर यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख लो 20 स्क्वायर रूट 5। ये आपका वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो निकला है, ठीक है। 20 स्क्वायर रूट 5। अब इसी तरह एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन के लिए जो बस मुझे जो चीज़ चाहिए ना वो ये चाहिए, ये यार यहाँ लिख रहा हूँ AT। वैसे ही उसके अंदर आई तो आ नहीं रहा, सही है, बाकी तो रिमूव कर रहा हूँ। अब जो मैंने लिखवाया उसे एज इट इज़ कॉपी कर लेना, एक के नीचे एक लिखना, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा जगह कम थी तो इसलिए ऊपर नीचे लिख दिया सोल्यूशन, लेकिन आप एक के नीचे एक लिखना ताकि बाद में समझने में मुश्किल ना हो। देखो भाई, वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसे निकाला था, v.a, v.b और b का मैग्नीट्यूड। यहाँ निकलेगा a.b और b का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड मैं निकाल चुका हूँ, b का मैग्नीट्यूड नथिंग इज जस्ट 5 आ रहा था। तो a क्या है 4, अब देखो t नहीं है उसमें, डॉट और 2i। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके कर रहे हो ना, गलती हो भी जाएगी तो आप बाद में ठीक कर लोगे। अच्छा, 4i के साथ हुआ तो i, एक मिनट ये लिख लो, b, a जो है वो एक्सेलरेशन है, b आपका कंपोनेंट है, a.b और b का मैग्नीट्यूड। देखो 4 2 के साथ हुआ तो 8 और i.i और प्लस यहाँ आ गया j। अब j वहाँ है नहीं तो 0 आना है, चाहो तो लिख लो स्क्वायर रूट 5, ये 0 आ गया। तो a.b b का मैग्नीट्यूड तो 8 स्क्वायर रूट 5। आपको पता है i.i 1 होता है आंसर। चलो, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आज कंप्लीट हुआ। अब पसंद नहीं किया जाता मैथ के अंदर कि आप इस तरह से डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट छोड़ो, लेकिन अगर छोड़ भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, पसंद नहीं किया जाता। तो आपको पता है क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई और डिवाइड स्क्वायर रूट 5। तो क्या बनेगा 8 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5। कैसे आया, समझ में आया ना। 5 स्क्वायर हो जाएगा आपस में तो जस्ट 5 रह जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं गाइड ज़रूर करूँगा। और एक बार इसके कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स फिजिक्स में भी समझ लेना और इसमें भी समझ लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।